उत्तराखंड में दो बर्फीले पर्वत नर और नारायण के मध्य अलकनंदा नदी के तट पर बसा है भगवान विष्णु का सबसे दिव्य धाम, जिसको आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार इस धाम की यात्रा करता है, वो भक्त अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी आस्था और श्रद्धा के कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु मुश्किल और डरा देने वाले पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए पहुंचते हैं बद्री विशाल के इस पावन धाम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा पर लेके चलूंगा। हमारा सफर GMOU की हिमगिरी बस से होने वाला है, जिसके बारे में कहा जाता है जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों में बादल भी अटक जाते हैं, वहां ये हिमगिरी बसें फर्राटे भरती है। सचमुच ये सफर इतना खतरनाक और डरा देने वाला है कि आपकी हर एक मोड़ पर सांसें अटक जाएंगी। आज का ये हमारा सफर दिल्ली से लेकर बद्रीनाथ धाम तक होने वाला है। आपको दिल्ली से लेकर बद्रीनाथ धाम तक की पूरी जानकारी मिलने वाली है। रास्तों के हालात, रुकने खाने की व्यवस्था, रास्ते में पड़ने वाले सभी पवित्र स्थानों के दर्शन, इसके अलावा भी छोटी बड़ी सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करने का एकमात्र माध्यम बाय रोड है। आप ना ट्रेन से ना फ्लाइट से वो यात्रा नहीं कर सकते, वहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आज मैं खड़ा हुआ हूँ भारत के सबसे बड़े बस टर्मिनल पर, जहाँ से आपको पूरे भारत में हर जगह के लिए बसेस मिल जाती हैं। देखिए, ये है कश्मीरी गेट, सबसे बड़ा बस टर्मिनल दिल्ली का। देखिए, यहाँ से आपको लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बसेस यहाँ पर मिल जाती हैं। बहुत बड़ा बस स्टैंड है, लेकिन 4 धाम के लिए बसेस यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो कंडीशन यही है, अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुँचना होगा या फिर ऋषिकेश। आप हरिद्वार, ऋषिकेश चाहे दिल्ली से चाहे अपने शहरों से बाई ट्रेन बाई फ्लाइट बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार का नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि 40 किलोमीटर दूर है। बाकी हरिद्वार बाई ट्रेन आप आराम से पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और अच्छी कनेक्टिविटी वहां पर है। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं दिल्ली से भी, तो एक सस्ता माध्यम भी है। हालांकि जो बसेस के रेट होते हैं ना, बसेस के रेट थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर दिल्ली से बस के रेट की बात करूँ तो हरिद्वार ऋषिकेश का जो चार्जेस होता है, नॉर्मल जो चार्ज है वो 500 रुपये के आसपास है। अगर आप स्लीपर गाड़ी से जाना चाहते हैं तो उसके लिए 800, 900, 1000 रुपये तक आपको खर्च करने होंगे। बाकी ट्रेन 180 रुपये से शुरू हो जाता है ट्रेन का टिकट, आप आराम से रिजर्व करा के आराम से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये सफ़र है, हम दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे बाई ट्रेन और वहाँ से बस लेकर जाएंगे बद्रीनाथ धाम। पूरा सफ़र मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरी कंडीशंस आपको बताने वाला हूँ। आप अगर बजट में यात्रा करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप कम बजट में यात्रा कर सकते हैं। अगला स्टेशन वेलकम है। से साड़ी, दुपट्टा, धोती और बैग इत्यादि का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। तीन 3:20 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन का डिपार्चर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हो चुका है। मैंने जनशताब्दी चेयर कार का टिकट कराया, जिसका टिकट प्राइस 180 रुपये है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका समय भी बचेगा, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में 4 या फिर 4.5 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं। तो ये जो जनशताब्दी ट्रेन है, ये दिल्ली से शाम को लगभग 3:30 बजे करीब चलती है, तो अभी 4 घंटे में पहुंच जाती है यहाँ पर। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं 4 से 5 घंटे लगते हैं, अगर बस से आते हैं तो 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं दिन के समय। तो ये है, देखिए अपडेट। बाकी बहुत बड़ी संख्या में यात्री देखिए अभी आ रहे हैं, 4 धाम की यात्रा पर निकलेंगे। कल हमारी यात्रा हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए होने वाली है। तो दोस्तों, आज है 28 अप्रैल का दिन और मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। और देखिए, ये है बस स्टैंड, एंट्री पॉइंट है। अभी मैं आपको बता देता हूं, मेरी जो बस है बद्रीनाथ धाम के लिए 7 बजे वाली बस है। और देखिए, UTC की बस बहुत कम आपको मिलेंगी बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए।
गंगोत्री यमुनोत्री के लिए तो बहुत कम बसेज हैं। अब तो सीज़न चल रहा है, तब बसों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई गई है। बाकी ऑफ सीजन में तो बहुत कम गिनी चुनी 1-2 बसें मिलती हैं। तो मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ कितनी बसेस चल रही हैं अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए। देखिए यहाँ पर ना 4 धाम के लिए स्पेशल बस सर्विस चलाई गई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट 2026 के लिए 4 धाम यात्रा हरिद्वार से सोनप्रयाग, ये केदारनाथ के लिए है, सुबह 5 बजे 6 बजे, और फिर बद्रीनाथ धाम के लिए भी है 5 बजे, गंगोत्री के लिए सुबह 6 बजे, बद्रीनाथ यमुनोत्री धाम के लिए बस यहाँ से नहीं है। तो ये यूटीसी की डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। जो सरकारी बसेस हैं इनका किराया भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, तो इनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी इन सरकारी बसेस के अलावा एक और फैसिलिटी आपको मिलती है हरिद्वार ISBT या फिर ऋषिकेश ISBT के बिल्कुल पास में GMOU बस सर्विस, जो गढ़वाल मोटर्स की जो बस फैसिलिटी है वो आपको मिलती है। तो देखिए हरिद्वार में कहाँ मिलेगी आपको, जैसे ही आप जो एग्ज़िट है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का, उसके सामने ही काफ़ी बसेस खड़ी रहती हैं। जो होटल राही है उसके बिल्कुल सामने, जो केदारनाथ भी जाती हैं और बद्रीनाथ भी जाती हैं। स्पेशली आपको देखिए डायरेक्ट बस GMOU की गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए नहीं मिलेगी। देखिए ये हैं वो सभी बसेस जो आपको मिलेंगी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए। और ये बसेस ना सुबह 3 बजे के आसपास शुरू हो जाती हैं और केदारनाथ धाम के लिए 9 बजे तक मिलती हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम की जो लास्ट बस है वो है सुबह के 7 बजे। 7 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलेगी। दोस्तों बात किराए की जाए तो बद्रीनाथ धाम का किराया 670, जबकि केदारनाथ धाम का किराया 550 रुपये होता है। तो हमारी जो बस है वो लास्ट बस है बद्रीनाथ धाम के लिए। अभी 6:48 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट के बाद बस हमारी निकलने वाली है। अभी 7:15 हुए हैं, हमारी बस हरिद्वार से निकल रही है। वैसे हमारी बस को 7 बजे निकलना था, गाड़ी में बद्रीनाथ जाने के लिए कुछ सामान लोड किया जा रहा था, इस वजह से 15 मिनट लेट है। अभी हमारी बस ऋषिकुल ग्राउंड को क्रॉस कर रही है। राइट हैंड पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, जो कि बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे आजकल ऑफलाइन काउंटर सभी खाली पड़े हुए हैं, यात्रा का क्रेज थोड़ा सा कम है। राइट हैंड पर अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी आपको नजर आ रहा होगा। उसके ऊपर मां मनसा देवी, यहाँ से आप भोलेनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। आज के जो हमारे ड्राइवर हैं वो सतवीर नेगी, और जो कंडक्टर हैं वो हर्ष पवार हैं, जो कि कर्णप्रयाग शहर के रहने वाले हैं। अभी हमारी बस पहुंच चुकी है नेपाली फार्म। यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्री यहां से लेफ्ट ले लेंगे, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 72 से होते हुए बरकोट और यमुनोत्री धाम तक पहुंच जाएंगे। आज मंगलवार का दिन है और ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम है, इसलिए हमारी बस ऋषिकेश शहर के अंदर से ही निकल रही है। ऋषिकेश माँ गंगा के तट पर बसा एक खूबसूरत शहर है। अभी हम ऋषिकेश के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को क्रॉस कर रहे हैं। ये गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा का बेस कैंप है। इसी गुरुद्वारे से जत्थों में हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है। इस साल 2026 में 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। वैसे ऋषिकेश को योगा के लिए देश विदेशों में जाना जाता है, लेकिन आजकल ऋषिकेश की नई पहचान एडवेंचर से बनी है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ के पवित्र घाट, आश्रम और नीलकंठ महादेव का पवित्र मंदिर भी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। सुबह के 9 बजने वाले हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है शिवपुरी। सचमुच शिवपुरी ही एडवेंचर का हब है। यहाँ पर आप बंजी जंपिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। शिवपुरी के आसपास जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, सभी के अंदर आपको कैंप सिटी और कॉटेज मिल जाएंगे। 1400 फीट की हाइट पर स्थित शिवपुरी पिकनिक और एडवेंचर के लिए बेस्ट प्लेस है। ऋषिकेश से इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहता है। ऋषिकेश से आगे का सफ़र पूरा पहाड़ी सफ़र होने वाला है, जहाँ पर आपको कहीं कहीं अच्छी सड़क मिलेगी तो कहीं पर भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी हम कोंडियाला ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्रिज प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अनेक प्रदेशों से लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए पहुँचते हैं।
अभी हमने उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी गैरसैंण जाने वाली बस को ओवरटेक किया है। ये बस हरिद्वार से सुबह 6:30 बजे निकली थी। हिमगिरी की ये बस 32 सीटर है, जिसमें 4 से 5 यात्री जोशीमठ उतरेंगे। बाकी सभी यात्री बद्रीनाथ धाम तक के लिए हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं और हमारी बस तोता घाटी पहुंच चुकी है। तोता घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का एक खतरनाक जोन है, जिसमें ऊंची ऊंची स्ट्रेट पहाड़ियां हैं, जबकि दूसरी साइड में हजारों फीट गहरी खाई। इन स्थानों पर हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है और हमेशा रोड बाधित होता है। लेकिन फिलहाल देखिए रोड कंडीशन अच्छी है। मानसून के समय ये बहुत खतरनाक हो जाता है। तोता घाटी के तीखे मोड़ भी अनहोनी का कारण बनते हैं। आज सुबह की घटना है। 2 बाइक सवार युवक इस गहरी खाई में गिर गए, जिनका सर्च एंड रेस्क्यू लोकल पुलिस और SDRF कर रही है। यहाँ पर एक गलती या फिर खाई में गिरना समझ लो मौत को गले लगाना है। सुबह के 10:50 हो रही हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है 3 धारा। ये नेशनल हाईवे 7 से मूवमेंट करने वाली सभी बसेस के लिए एक मिडवे पॉइंट है। मैक्सिमम बसेस यहाँ पर रुकती हैं। यात्रियों के फ्रेश होने के लिए अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े ढाबे भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यात्रियों के लिए 3 धारा एक रिफ्रेश पॉइंट है, जहाँ पर यात्री रिफ्रेश हो जाते हैं। हमारी बस ने भी यहाँ पर 20 मिनट का ब्रेक लिया, जिसमें यात्रियों ने ब्रेकफास्ट किया। 20 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ चली है। अभी 11:20 हुए हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के पवित्र स्थानों में से एक है। देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी मिलकर मां गंगा का निर्माण करती है। देवप्रयाग को भगवान श्री राम की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यहाँ पर भगवान श्री राम का रघुनाथ मंदिर भी मौजूद है। देवप्रयाग से मलेथा के बीच में रास्ते थोड़े से खराब हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। यहाँ पर मैक्सिमम जो कार्य है वो BRO करती है, इसलिए BRO यहाँ पर हमेशा काम करते हुए आपको दिख जाएगी। अभी हमारी बस कीर्तिनगर पहुंच चुकी है। अभी हम अलकनंदा नदी को पार करके उसकी बाईं साइड में पहुंच जाएंगे। अभी तक हम टिहरी गढ़वाल में चल रहे थे। पुल को पार करने के बाद हम पौड़ी गढ़वाल में पहुंच जाएंगे। यहाँ से श्रीनगर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। अभी हमारी बस पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख शहर श्रीनगर पहुंच चुकी है। श्रीनगर केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अभी हम श्रीनगर के बस स्टैंड के पास पहुंच रहे हैं। श्रीनगर शहर समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के बाईं साइड में बसा हुआ है। वैसे हिमगिरी बसों का यहाँ पर 15 से 20 मिनट का स्टॉपेज रहता है, लेकिन हमारी बस फुल है। सभी यात्री या तो जोशीमठ के हैं या फिर बद्रीनाथ जाने के लिए, तो हमारी बस ने यहाँ पर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है। वैसे श्रीनगर शहर के अंदर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पर रहने खाने से लेकर आपको पेट्रोल, डीजल या फिर EV चार्जिंग फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। श्रीनगर से आगे ये पहली लैंडस्लाइड जोन है, जहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार गाड़ियाँ एक के बाद एक करके निकल रही हैं। वैसे पहाड़ों में ऐसे रास्तों का मिलना आम बात है। अभी तो रास्तों के हालात बहुत ठीक हैं, लेकिन मानसून में हालात और भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। चारों धामों की यात्रा बड़े ही अच्छे से चल रही है, इसलिए हाईवे के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक बना हुआ है।
ऐसे में जहाँ पर ज़्यादा रोड खराब है, ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन बनी हुई है, वहाँ पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है कलियासोड़। इस स्थान पर धारी देवी का पवित्र मंदिर है। जितने भी श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं वो यहाँ पर रुककर माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। 4 धाम यात्रा चल रही है तो बड़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। तो यहाँ पर देखिए जाम की समस्या भी बनी हुई है। रुद्रप्रयाग से पहले भी पहाड़ों का ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर भी एक लैंडस्लाइड जोन बनी हुई है। दोपहर के 12:45 हो रहे हैं और मैं रुद्रप्रयाग बाईपास पर पहुंच गया हूं। यहां से नीचे जो रास्ता जा रहा है वो है नेशनल हाईवे 107, जो कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जाता है। केदारनाथ जाने वाले यात्री यहां से लेफ्ट ले लेंगे। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक बड़ा जिला है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा का संगम होता है। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्रप्रयाग बड़ा ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर भी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। रुद्रप्रयाग के बाहर अलकनंदा के ऊपर ये पुल बनाया जा रहा है, जो कि केदारनाथ से आने वाले यात्रियों के लिए एक बाईपास होगा। 2027 में यात्रा इसी पुल के माध्यम से होने वाली है। अभी हमारी बस नगरासू पहुंच गई है। यहाँ पर भी हेमकुंड साहिब की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी गुरुद्वारे में सिख यात्री यहाँ पर रुकते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। ये स्थान गोचर से पहले का सबसे खतरनाक स्थान है। यहाँ पर पिछले 2-3 साल से यात्रा डिस्टर्ब रही है। इस साल भी रास्ते के हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हैं। पौने 2 बज रहे हैं और हमारी बस गोचर पहुंच चुकी है। गोचर भी एक बड़ी नगर पालिका है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा गोचर एक समतल स्थान है। इस स्थान पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान किया जाता है। कर्णप्रयाग से पहले रोड का काम अच्छे से किया गया है। जो नए पुल बनाए गए हैं वो भी खोल दिए गए हैं। अभी हमारी बस कर्णप्रयाग पहुंचने वाली है। कर्णप्रयाग से पहले ही एक सीधे हाथ पर रास्ता कटता है, जो कि जाता है नौटी गांव। नौटी गांव से ही 2026 के सितंबर में एक नंदा देवी राजजात यात्रा निकलने वाली है, जिसको हिमालय का कुंभ कहा जाता है। ये यात्रा प्रत्येक 12 साल में निकलती है। ये जो ऊपर की साइड में रास्ता जा रहा है, यही जा रहा है नौटी गांव। यहीं से आप कुमाऊं के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जाना चाहते हैं तो आप ऊपर की साइड में चले जाएंगे। दोपहर के लगभग 2:15 बजे हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग को कर्ण की तपस्थली भी कहा जाता है। इसी स्थान पर बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा और पिंडारी ग्लेशियर से आने वाली पिंडर नदी संगम करती है। कहा जाता है कि इसी संगम पर कर्ण ने अपने पिता सूर्य देव की कठोर तपस्या की थी। उसके बाद सूर्य देव ने उनको अभेद कवच प्रदान किए थे।
वैसे कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का अंतिम रेलवे स्टेशन है। 2028 से आप कर्णप्रयाग तक रेल से पहुंच सकेंगे। दो बज के 45 मिनट हो रहे हैं और अभी हमारी बस नंदप्रयाग पहुंच गई है। नंदप्रयाग भी तीसरे नंबर का प्रयाग है जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा संगम करती हैं। यहां पर भी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। नंदप्रयाग से आगे ये है वो भयंकर स्लाइडिंग जोन, जिसके कारण पिछले 3-4 साल से लगातार यात्रा बाधित रही है। लेकिन इस साल यहाँ पर पहाड़ों का ट्रीटमेंट भी किया गया है और साथ ही सड़क बनाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। बस में ज़्यादातर यात्री सो गए हैं क्योंकि अभी भी यात्रा का 4 से 5 घंटे का समय बाकी है। अभी हमारी बस चमोली गोपेश्वर नगर पालिका में पहुंच रही है। पहाड़ी के ऊपर जो शहर बसा है वो गोपेश्वर है, जबकि घाटी के अंदर पूरा चमोली शहर बसा हुआ है। इसी स्थान से केदारनाथ धाम से आने वाला रास्ता ऊखीमठ तुंगनाथ होते हुए यहीं पर आकर निकलता है। सवा 3 होने वाले हैं और हमारी बस क्षेत्रपाल पहुंच गई है। क्षेत्रपाल में भी हमारा आधे घंटे का स्टॉप रहने वाला है। यहाँ पर हमारी गाड़ी लंच के लिए रुकेगी। तीन बजकर 45 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस पीपलकोटी पहुंच गई है। 4300 फीट की ऊंचाई पर बसा पीपलकोटी चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। शांत, सुंदर और सुरक्षित होने के कारण 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्री इस स्थान पर जरूर रुकते हैं। यहाँ पर भी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। पीपलकोटी के आगे असली एडवेंचर और असली परीक्षा शुरू होती है। पीपलकोटी से आगे के रास्ते डरावने भी हैं और खतरनाक भी। ऐसे स्थानों पर जाम लगना भी आम बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय बर्बाद होता है। सभी गाड़ियां एक दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एक करके मूवमेंट कर रही हैं। हमारी बस टंगड़ी गांव के पास पहुंच गई है। यहाँ पर रास्ते और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ऐसे स्थानों पर एक गलती का मतलब सिर्फ मौत है। हमारी बस पाताल गंगा टनल के पास पहुंच गई है। बद्रीनाथ रूट पर एकमात्र टनल है
जो कि 2025 में भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद कर दी गई थी। फिलहाल गाड़ियों का आवागमन इसी टनल के माध्यम से किया जा रहा है। अभी धीरे धीरे हम हेलंग विलेज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी रास्ते बेहद खराब हैं। यहाँ पर रास्ता सिंगल भी है और भारी लैंडस्लाइड भी होकर रखी है। अभी मैं हेलंग विलेज पहुंच गया हूं। पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर के लिए रास्ता यहीं से जाता है। यहां से जोशीमठ की दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। ये विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्लांट है, जहां से जोशीमठ बाईपास बनाया जा रहा है। आने वाले समय में आपको जोशीमठ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आपका समय और दूरी दोनों कम हो जाएंगी। यात्रा और सुगम होगी। हेलंग विलेज से जोशीमठ तक एकदम से खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी सिंगल है। अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शाम के 5:30 बजने वाले हैं और हमारी बस जोशीमठ पहुँच चुकी है। यहाँ से सीधे हाथ के लिए जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है औली के लिए। औली मात्र यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोशीमठ शहर बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली आने वाले टूरिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। औली आने वाले ज़्यादातर यात्री जोशीमठ में ही अपना स्टे बनाते हैं, क्योंकि जोशीमठ औली की तुलना में सस्ता भी है और सुरक्षित भी। अभी कुछ यात्री जोशीमठ में भी उतर रहे हैं। अभी हमारी बस जोशीमठ से निकल रही है। वैसे 6200 फीट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 मठों में से एक मठ ज्योतिर्मठ मौजूद है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के अंदर ही बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा होती है। वहाँ पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी बद्रीनाथ जाने वाली बसेस के लिए जोशीमठ बड़ी ही परेशानी वाला जगह है, क्योंकि यहाँ पर आप चढ़कर भी आएंगे, छोटी छोटी गलियों से आपको निकलना होगा जो कि खतरनाक भी हैं, और कभी भी कोई भी अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है। हो सकता है 2 साल बाद जोशीमठ का बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा और आपको आने वाले समय में जोशीमठ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अभी हमारी बस से 10 से 12 यात्री जोशीमठ उतर चुके हैं और बस में कुछ सीटें खाली हो गई हैं, जो बद्रीनाथ धाम तक खाली ही रहेंगी। अभी हमारी बस जोशीमठ से नीचे उतर आई है। यहाँ से आगे के रास्ते चौड़े भी हैं और अच्छे भी। हालांकि मेरी राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो जोशीमठ को बचाने के लिए दीवारें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जोशीमठ धीरे धीरे खिसक रहा है, जिससे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा घरों में दरारें आ गई थी। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हमारी बस पहले नंबर के प्रयाग विष्णु प्रयाग पहुंच चुकी है, जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा संगम करती हैं।
जोशीमठ से आगे रास्तों पर बीआरओ लगातार काम करती रहती है। यहाँ पर नए नए पुलों का निर्माण भी किया गया है। रास्तों की कंडीशन भी एकदम से लाजवाब है। छः बजकर 20 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है गोविंद घाट। गोविंद घाट से ही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पर रहने खाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। वैसे इस स्थान पर ज़्यादातर सिख यात्री ही रुकते हैं। 23 मई को जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। 6:30 बज चुके हैं और हमारी बस पहुंच गई है पांडुकेश्वर। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन चेक किए जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। हमारी बस में बैठे सभी यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ था, इसलिए हमारी बस यहाँ पर 5 मिनट रुक के और आगे की ओर बढ़ गई। पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में भी बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा होती है, इसलिए यहाँ पर आपको रुकने खाने की अच्छी फैसिलिटी मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पर 12 के 12 महीने चहल पहल बनी रहती है। जेपी हाइड्रो पावर प्लांट के पास यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जाम की स्थिति बनी रहती है। मेरे लेफ्ट साइड में जेपी हाइड्रो पावर प्लांट है। यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम की दूरी मात्र 12 किलोमीटर बचती है। अभी हमारी बस 7000 फीट से 11000 फीट तक 12 किलोमीटर में कवर करेगी। एकदम से खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने वाली है। अभी हमारी बस पहुँच गई है हनुमान चट्टी। वैसे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले ज़्यादातर यात्री यहाँ पर रुककर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, लेकिन हमारी बस इस स्थान पर नहीं रुकेगी क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर पार्किंग की है। अगर बस खड़ी कर दी तो यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाएगी। जैसे बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश भी होनी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम से जस्ट पहले यह एक खतरनाक पैच है। वैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर पुल बनाने का कार्य भी चल रहा है, लेकिन यहाँ की वेदर कंडीशंस एकदम से विपरीत होती हैं, तो काम में थोड़ी सी देरी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के नज़दीक बड़े बड़े बर्फीले ग्लेशियर भी दिखने शुरू हो गए हैं। वैसे ज़्यादातर बर्फ़ यहाँ पर पिघल चुकी है, लेकिन 10 दिन पहले पूरी सड़क पर बर्फ़ थी। तो गाड़ी की पूरी एंट्री करने के बाद अभी हमारा प्रवेश हो रहा है बद्रीनाथ धाम के अंदर। बद्रीनाथ धाम में कॉरिडोर का काम लगातार किया जा रहा है, इसलिए हर जगह आपको नए नए भवन और नए नए गेट बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी बस बद्रीनाथ बस स्टैंड पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं पहुंच गया हूं बद्रीनाथ। लगभग 12 घंटे लग गए कुल मिलाकर, और जहां मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री तक टेम्परेचर है, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर दिल्ली में, और यहाँ पर है लगभग 0 के आसपास टेम्परेचर। और यहाँ का एक बार मौसम देखिए आप, कितना अच्छा मौसम होकर रखा हुआ है। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। देखिए ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। तो दोस्तों बद्रीनाथ सीरीज की ये थी फर्स्ट वीडियो, और ये जो हमारी यात्रा थी
इसको यहीं फिनिश करते हैं। बाकी जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको उनके जो ट्रेलर हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनके साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ। हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और बद्रीनाथ सीरीज़ की सभी वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए हैवी स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी तेज़ बर्फबारी हो रही है। शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय